हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज से आप लोगों के लिए एक बहुत ही मैजिकल सीरीज स्टार्ट की जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि कुल मिला के लगभग 5,000 से ज़्यादा प्रश्नों को हम आगे फ्यूचर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसके लिए जो तैयारी होगी बहुत ही कम समय में करवा ली जाएगी। तो देखो क्या है ना कि आगे चलकर आर ओ की जो परीक्षा है ये डेट आ चुकी है, आपको पता ही है। आर ओ की जो परीक्षा होने वाली है यह 27 जुलाई को होने जा रही है। साथ ही साथ यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है यह अक्टूबर में होने वाली है। जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड और यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं हैं, तो फिलहाल कुछ परीक्षाओं में समय थोड़ा कम है, कुछ परीक्षाओं में समय थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जो फिलहाल अब ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम का, उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट 1 ईयर के जो प्रश्न हैं, अभी तो जो परीक्षा हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें तो 2-3 साल पुराने प्रश्न पूछे गए। तो कम से कम लास्ट 1 ईयर का जो क्वेश्चन है वो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वो भी बहुत ही डीप में जाके। मतलब ये कहा जा रहा है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब प्रश्न घुमा के पूछे जा रहे हैं। क्या होता है कि परीक्षा जब निकट आ जाती है तो उस समय आपके मन में ये रहता है ना कि सिलेबस बस पूरा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत डीप में जाने का समय हमारे पास नहीं है। तो ये बिल्कुल सही समय है जब आप करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के जो प्रश्न वर्तमान में बन रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आर ओ यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं। और अब आपके पास क्योंकि समय है तो आप बिल्कुल अपने शांत दिमाग से इन तथ्यों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। प्रतिदिन मात्र 10 मिनट का समय देकर आपका जो करंट है और जो आपका जीएस है ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि निश्चित रूप से जब परीक्षा निकट होगी तो एक बार रिवाइज करने पर सारे फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जब परीक्षा निकट होती है उस समय आप लास्ट 1 ईयर का करंट पढ़ना शुरू करते हैं, सारे तथ्य यहाँ के वहाँ घुसते हैं, वहाँ के वहाँ घुसते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सीरीज़ मुझे पता है शुरुआत में बहुत कम लोग जुड़ेंगे, हो सकता है आंकड़ा 500 से 1000 के बीच में ही रहे या उससे भी कम रह सकता है। लेकिन अब मैं रेगुलर आप लोगों के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर शाम को डिस्कस करवाऊँगा और ये प्रश्न मुझे पता है जिन्हें सफल होना है वो ज़रूर जुड़ेंगे। और फिलहाल जिन्हें नेक्स्ट मतलब होता है ना ट्राई अगेन, तो जिन्हें ट्राई अगेन करना है वो लोग तो बिल्कुल इसे नहीं देखेंगे, मुझे पता है। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं मैं सभी का यहाँ पर बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ कि वो इस सीरीज से जुड़ रहे हैं और उनका मोस्ट वेलकम भी करता हूँ, क्योंकि आप अपने भविष्य के लिए कुछ बहुत ही गुणवत्तापूर्ण समय जो है वो यहाँ पर देने वाले हैं। डेफिनेटली आपका समय जाया नहीं जाएगा, मैं आपको इस बात का जो है पूरा आश्वासन देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का यह टुडेज एमसीक्यूज़ 1 होगा और देखते हैं कितने लोग आज जुड़ते हैं। हालांकि ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी और टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि आपकी परीक्षा से पहले तो जो भी परीक्षाएं होती जाएंगी, मैं यहाँ पर इस सीरीज़ के अंतर्गत मैंने यहाँ पर टारगेट रखा है कि 5,000 प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूँ। ये करंट अफेयर के भी होंगे और स्टैटिक के भी यहाँ पर शामिल रहेंगे। फिलहाल आज का ये जो वीडियो है आपके सामने है और पहला क्वेश्चन भी कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया है? अब देखो ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन है और जानते हैं इसको मात्र 6 घंटे में बना दिया गया, समझ रहे हैं। और ये करामात किया गया है कहाँ पर? तो जापान में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन बनाया गया है, ये जापान में बनाया गया है। इस क्वेश्चन का विकल्प डी सही है। मैं तस्वीरें भी रखूँगा क्योंकि तस्वीरें लंबे समय तक आपके जहन में जो है वो बनी रहती हैं, तो तस्वीरें रहेंगी। ठीक है, कोई भी कोई भी व्याख्या दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा तो तस्वीरों के माध्यम से ही देने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने अरीदा शहर में पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन को बनाया है। ट्रेन मतलब रेलवे स्टेशन बनाया है ये। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना ये कितना ज़बरदस्त होगा। इसका नाम है हस्तुसीमा स्टेशन, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन होगा वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? अक्षय ऊर्जा क्षमता का मतलब समझ रहे हैं? ये जो ऊर्जा होती है ये हमें विंड से प्राप्त होती है या फिर ऐसी ऊर्जा होती है जो कि क्षय नहीं होता जिसका, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड पावर हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, हालांकि ताप ऊर्जा में क्या होता है? ताप ऊर्जा में तो हम कोयला जलाते हैं, तो ये क्षय ऊर्जा होगी, अक्षय ऊर्जा नहीं होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुल स्थापित जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 220.10 गीगावाट की हो गई है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत का जो टारगेट है वर्तमान में वो ये है कि 2030 तक भारत जो है वो अपना जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है उसको 500 गीगावाट करने का टारगेट लेके चल रहा है। और हम भरोसा रखते हैं कि डेफिनेटली ये पूरा भी होगा, क्योंकि वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का झुकाव भी हो सकता है, आप भी सोलर प्लेट लगवाए हों अपने घर पर, तो ये झुकाव लोगों का तेज़ी से बढ़ रहा है। तो 10 अप्रैल 2025 को केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी स्थापित नए अक्षय ऊर्जा के आंकड़े जो हैं वो जारी किए गए हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आंसर बताइए कि हमारे जो केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्री हैं वो कौन है, उनका नाम आपको बताना है। तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, नवीन और नवीकरणीय का मतलब हो गया यहाँ पर अक्षय से, तो ये कौन है? ये हैं प्रहलाद जोशी जी। ठीक है, याद रखना नाम प्रहलाद जोशी, इम्पॉर्टेंट है, नाम आपको पता होना ही चाहिए। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में यानी कि 31 मार्च 2025 तक देश में कुल स्थापित जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 220.10 गीगावाट की है। और इसके पहले का जो वित्त वर्ष रहा 2023-24 में ये क्षमता कितनी थी? 198.75 गीगावाट। तो जो बढ़ोतरी हो रही है ना, भले कम प्रतीत हो रही है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, दुनिया में भारत का जो स्थान है वो चौथा है अक्षय ऊर्जा के मामले में। पहले स्थान पर कौन है? चाइना है, दूसरे स्थान पर यूएसए अमेरिका है, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है और चौथा भारत है। ठीक है, तो दुनिया में हम चौथे स्थान पर हैं अक्षय ऊर्जा के मामले में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा कि 2030 तक 500 गीगावाट का जो लक्ष्य है उसको भारत हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? नाम देखिए, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार। अब ये जो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म थे ये कौन थे? तो असम में जो एक बोडो समुदाय है, तो बोडो समुदाय के ये आध्यात्मिक गुरु भी थे और शिक्षाविद भी थे। तो उन्हीं के नाम पर उनकी जो 166वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है असम में, तो उसी जयंती के अवसर पर गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं अच्युत सामंत, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो अच्युत सामंत ये फाउंडर हैं कीट और कीस के। कीट मतलब KI इज़ फॉर कलिंगा इंस्टीट्यूट दोनों में। अब IT माने यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट फॉर IT एंड SS फॉर सोशल साइंस। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। और ये पुरस्कार इनको कोकराझार असम में प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर हम कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कारों का रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। शूटर मनु भाकर और चेस चैंपियन डी गुकेश। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के जो हैं पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन रहे। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। ये नाम याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। यह इनकोइस को दिया गया था, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका हैदराबाद में। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 हाल ही में दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को। ये हिंदी लेखक हैं, कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 ये क्रम में 59वां रहा था। और हाल ही में जो सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था 38वां क्रम में था 2024 के लिए। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को। उनकी एक किताब है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसी के लिए इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, रिवीजन भी कर रहे हैं हम लोग आराम से। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन होंगे, कथन और कारण पर आपको विचार करना पड़ेगा। तो पहला कथन है कि यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर, किसने? यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये है आपका फुल फॉर्म। तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 1945 में हुई थी। तो यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों में 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को मान्यता दी है। ध्यान रखना कि भारत में अभी भी कोई ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। उत्तर कोरिया और सऊदी अरब ऐतिहासिक रूप से इस नेटवर्क में पहली बार शामिल हुए हैं। तो दोनों जो कथन हैं ये सही हैं और ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो उत्तर कोरिया से जो साइट जो है इस सूची में शामिल हुई है उसका नाम है माउंट पैक्टू। और फिलहाल बात करें तो जो सऊदी अरब से साइट है वो है ओबैथरन घाटी, इसको वादी भी कहते हैं। तो माउंट पैक्टू
ओबैथरन वादी, और चीन से कंबुला। कंबुला जो है ये तिब्बत पठार, मतलब कि ये चीन का है, किंगई तिब्बत पठार पर स्थित है कंबुला, एक पहाड़ी है। तो इन तीनों को यहाँ पर जियो पार्क में शामिल किया गया है। यूनेस्को की सूची में अब तक 50 देशों से 229 स्थलों को शामिल किया गया है। भारत से कोई भी स्थल इस सूची में शामिल अभी तक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। मैंने आपको बताया था इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर पेरिस में है। डीजी वर्तमान में कौन है? आंद्रे अजोले हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो दोनों कथन देखिए। 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, और 2025 के लिए रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। किसको? तो 2025 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी बनी है रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील में। तो दोनों ही कथन जो है ना ये आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो हाल ही में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या है? द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग एसडीजी गोल्स। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं 17 है ना, इनमें जो दूसरा गोल है वो क्या है? कितने लोग जानते हैं? कितने लोगों को याद है? फटाफट बताओ कि एसडीजी का जो दूसरा गोल है वो क्या है, बताओ, देखते हैं आज, ठीक है। निम्न सूची में असुमेलित की पहचान करो। इसमें हमने अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस लिए हैं, एक यहाँ पर मिसिंग है, मतलब गलत दिया गया है, वो आपको पहचानना है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को होता है, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को होता है, क्या ये सही है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये 5 अप्रैल को होता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को होता है, ये भी सही है। विश्व चगास रोग दिवस 13 अप्रैल को होता है, सही है या गलत? तो ये गलत है, ये आपका होता है 14 अप्रैल को। विश्व चगास रोग दिवस प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा अप्रैल में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस होता है, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस होता है, और जैसा कि आप जानते हैं विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक है। अब 22 अप्रैल हो गया, तो 22 मई को भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं। कितने लोग जानते हैं? अगर आपने यूपीएससी की जब करंट में पढ़ा रहा था, अगर आप लोग जुड़े हुए थे तो डेफिनेटली आपको याद होगा, मैंने बहुत बार वहाँ पर रिवाइज करवाया था। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है, ये देखिए, आप देख रहे हैं, गाजा का एक बच्चा है जिसके बमबारी में दोनों हाथ जो है वो नहीं है। इसी फोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है, और इस फोटो को किसने खींचा है? फ़िलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं समर अबू एलोफ ने इस फोटो को लिया है। तो ये समर अबू एलोफ जो हैं, विकल्प बी में इसका आंसर है। तो इनको जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान प्रदान किया गया है। और 2024 में भी जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर था वो एक फ़िलिस्तीनी पत्रकार मोहम्मद सलेम को प्रदान किया गया था। इसमें क्या था कि एक 5 साल की बच्ची की डेड बॉडी लेकर एक औरत बैठी हुई थी, आपको याद होगा। इसमें 10,000 यूरो दिया जाता है भाई साहब, रुपए नहीं, सॉरी। और ये जो पुरस्कार होता है कतर की राजधानी दोहा में प्रदान किया जाता है, और 2025 में इसका यह 68 एडिशन था। अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि पीएम मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मिला है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होना चाहिए था, तो ये था मित्र विभूषण, ठीक है, याद रखिएगा। वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है पी शिवाकामी को, नाम याद रखिएगा। अगर आपने वो फिल्म आपको याद होगी बाहुबली, ठीक है, तो शिवाकामी वहीं से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं जोड़ने के लिए। वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवाकामी को मिला है। और राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार, राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार दिया गया है राजेश यूनी को। विंडहैम कैंपेबल पुरस्कार दिया गया था राणा दास गुप्ता 2025 के लिए। विंडहैम कैंपेबल पुरस्कार किसको मिला है 2025 का? राणा दास गुप्ता को, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये डोज यहीं पे समाप्त होती है। सीरीज आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, और कल से ये जो सीरीज होगी थोड़ी और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत की जाएगी। तो डेफिनेटली जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी का मोस्ट वेलकम। और ये जो भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसकी जो PDF होगी ये आपको टेलीग्राम पर प्रतिदिन शेयर की जाएगी। तो आप चाहें तो बिल्कुल टेलीग्राम पर जाकर इन प्रश्नों को लगा भी सकते हैं। एग्जैक्टली जो प्रश्न होंगे वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम पर, ठीक है।
सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो डिटेल व्याख्या है वो तो बस आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। शेष अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।